स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो जरा एक नॉर्मल सा केस लेते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का उससे कम हो जाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वाटर में हम सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल दें, कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से कम हो जाएगा। मतलब -5 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -10 भी हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना शुगर डाला है या फिर कितना सॉल्ट डाला है। ठीक, तो इसी टर्म को बोलते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फिर से एक बार रिपीट करें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। इसी टर्म को बोलते हैं हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। देखते हैं डेफिनेशन। It is observed that the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent। कि किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ठीक, the decrease in freezing point is called depression of freezing point। मीन्स जितना डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट उसी को बोलेगा हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अभी 0 डिग्री सेल्सियस है और उसमें हमने शुगर डाल दिया और शुगर डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा 10। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, मीन्स हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक से टर्म समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम में होते हैं, या फिर जहां पर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट व्हिच the solid and liquid forms of the substance are in equilibrium, that is the solid and liquid form of substance have the same vapor pressure। means freezing point वो point है जहां पर solid form और liquid form equilibrium पर होते हैं, या फिर solid form और liquid form के vapor pressure क्या होते हैं, same होते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम प्रॉपर रीजन के साथ समझते हैं कि जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। अब देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्यों। तो फ्रीजिंग पॉइंट हम समझ चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक, तो देखते हैं एक कर्व से ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एक कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी क्या है अपने पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको हम कूल कर रहे हैं, और जब कूल करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे कूल करेंगे उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर कम होगा। ठीक, लेकिन जैसे बी पॉइंट आएगा, बी पॉइंट पर क्या होगा, वो सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद है सॉलिड का। अब ये कर्व कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, जरा उसको समझते हैं। अदरवाइज सीधे सीधे इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा वेपर प्रेशर क्या हुआ, डाउन हुआ। उसका रीजन ये है कि यहाँ से सॉलिड अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और सॉलिड बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, तो सॉलिड के वेपर प्रेशर बहुत कम हो गए, इसलिए इस पॉइंट के बाद वेपर प्रेशर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अदरवाइज प्लॉट किस तरीके से आना चाहिए, प्लॉट कुछ इस तरीके से आना चाहिए, तो नॉर्मल कंटिन्यूअस होता। तो यहाँ से डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ बी पॉइंट पर, बिकॉज बी पॉइंट पर सॉलिड अपीयर होना स्टार्ट होगा और सॉलिड्स के वेपर प्रेशर बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई कर्व में वेपर प्रेशर बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा।
अब बी वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में थे, तो बी क्या हो जाएगा, सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। किसके लिए ले गए, सॉल्वेंट के, तो बी हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और डिनोट करेंगे इसको हम डिनोट एफ से। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, और हमें पता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, दैट्स व्हाई इसका वेपर प्रेशर कर्व नीचे से है। ये हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी समझा था। अब कर्व नीचे से आ रहा है, ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिक्विड फॉर्म के लिए। आप देखते हैं ये सॉलिड फॉर्म को इंटरसेप्ट यहां पे किया, ई पॉइंट पे कट किया, तो ई पॉइंट पर क्या होगा, सॉल्यूशन सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, तो अब ई पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका टी है। तो जो अब न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले वाले फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, कम है। तो चेंज कितने को हुआ, कितने से चेंज हुआ, इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो जो भी टर्म यूज करो उसका मींस देखते हैं क्या, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेल्टा टीएफ इक्वल टू होगा टी नॉट ऑफ माइनस टीएफ, टी नॉट ऑफ एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम, एम यहाँ मेरा मोलारिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी से हटा है कांस्टेंट आएगा के एफ, तो के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलारिटी। डेल्टा टी आप जानते हैं आप, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो एक्सप्रेशन होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ यहाँ पर क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट क्या है। यदि सॉल्वेंट चेंज करेंगे हम तो के एफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एम क्या है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हम उस सॉल्यूशन का मोलारिटी। ठीक, तो एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कि आपके और फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉल्यूशन containing 45 gram of glucose in 250 ग्राम of water will freeze। ठीक, सो प्रॉब्लम क्या है, अपने पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या है 45 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक अपने पास कंटेनर था, उसमें हमने 250 ग्राम वाटर लिया, उसमें ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज कितना डाल दिया, 45 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 45 ग्राम, और केएफ गिवन है वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर जाके फ्रीज होगा। अच्छा, सॉल्वेंट क्या, वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो हमें टीएफ निकालना है, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो हमें पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम होता है। केएफ गिवन है 1.86, एम क्या, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स कैसे निकालें, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना, 250 ग्राम, उसको केजी कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 1000 से डिवाइड करके। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा 1.86। डेल्टा टीएफ नहीं निकालना, क्या निकालना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टीएफ। ठीक, हमें पता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है टी नॉट ऑफ एफ माइनस टीएफ,
टी नॉट एफ हम पता है 0 डिग्री सेल्सियस से वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ से, तो टी एफ आ जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन में जब मीन्स 250 ग्राम वाटर में जब हम 45 ग्राम ग्लूकोज डाल देंगे तो ये सॉल्यूशन -1.86 डिग्री सेल्सियस पे जाके रीच। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक और प्रॉब्लम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin। प्रॉब्लम ये है, अपने पास 50 ग्राम बेंजीन था और उसमें हमने क्या डाल दिया, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दिया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो सब्सटेंस जाके ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। कितना सब्सटेंस डाल दिया हमने, 1 ग्राम, लेकिन ये नहीं पता हमें कि सब्सटेंस है क्या। ठीक, लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। क्या किया, उस सॉल्यूट में बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन से कम कर दिया। फॉर एग्जांपल सपोज करो अभी बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब जब उसमें हम सॉल्यूट डाल देंगे तो सॉल्यूट डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -10.4 डिग्री 10.4 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा मीन्स ये है कि जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट था उससे 0.40 डिग्री सेल्सियस से केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg per mole, Kf गिवन है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास हमें चेक करना है। ठीक, गिवन क्या है, बेंजीन गिवन है 50 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कितना डाला है 1 ग्राम, लोवर्ड बाय फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्ड बाय, इट मींस है कि इसका डेल्टा टीएफ गिवन है 0.40 केल्विन, केएफ गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ है, डेल्टा टीएफ गिवन है 0.40, केएफ कितना 5.12, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होता है, गिवन मास 1 ग्राम है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना, हमने एम सपोज कर लिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेंजीन 50 ग्राम केजी कन्वर्ट किया, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एम आएगा 256। अब यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, बिकॉज यहाँ पर हमें सब्सटेंस का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में।